नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गुफ्तगू, जहां हम आपको ऐसे लोगों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ अनोखा काम किया और नाम कमाया। ऐसे ही एक शख्स हैं जिन्होंने अंबेडकर नगर के जिले से शुरुआत की और उनके लिखने और सवाल पूछने की जिद ने आज उनको यूट्यूब का जाना माना एक नाम बना दिया है। हमारे साथ हैं मूवमेंट्स विद रुद्र के एंकर रुद्र प्रताप दुबे। रुद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शाश्वत जी। तो सर, शुरुआत जब पीछे मुड़ के देखते हैं, कहाँ आपने अम्बेडकर नगर से शुरुआत की थी, आप जनसत्ता के जब आपने पहला अपना लेख लिखा था, और आज आप यूट्यूब के सबसे बड़े स्टार हैं इंटरव्यूज के मामले में, जर्नी कैसी रही अभी तक की? शाश्वत जी, एक्चुअली क्या है, अभी तो चल ही रही है तो पीछे मुड़ने का मौका नहीं मिलता। आप जैसे जब सार्थक युवा मिल जाते हैं और कभी कभी पूछ लेते हैं तो ध्यान आता है कि हाँ, यूनिवर्सिटी का समय था और वो बिल्कुल पीएचडी का शुरुआत का समय था। महात्मा गांधी का जन्मदिन था और शायद एक कोई लिखने की प्रतियोगिता हुई। मैं ठीक ढंग से रिकॉल नहीं कर पा रहा उसका क्या नाम था। तो उसमें बस यूं ही गुजरते हुए फॉर्म भरा और लिखने बैठ गया और मैंने लिखा कि महात्मा गांधी अगर मेरे मित्र होते तो क्या होता। और वो लखनऊ विश्वविद्यालय में उस लेख ने बहुत मतलब चर्चा पाई, उसको प्रथम पुरस्कार मिला और बड़े न्यूज़पेपर्स ने कवर किया। और शायद वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहां पे मैं पाता हूँ शाश्वत जी कि वहां पे थोड़ी सी लाइफ चेंज हुई। उसके बाद लिखने के इतने मौके मिले, चाहे वो देश का हर बड़ा एडिटोरियल हो हिंदी में छपने वाला, उन्होंने मौका दिया। कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों में लिखने का मौका मिला। लेकिन अगर मैं पीछे मुड़ने के देखूं और पाऊंगा तो मुझे लगता है वही वो घटना थी जिसने मुझे खुद को ढूंढने में मदद की। जी। तो जिस समय लोग इंटरनेट को जानते भी नहीं थे या इतना इस्तेमाल नहीं करते थे, उस समय में आपने यूट्यूब पे काम करना शुरू किया, जिस टाइम आज तो हर दूसरा व्यक्ति यूट्यूब चैनल बनाना जानता है, चलाना चाहता है, लेकिन आपने उस समय शुरू किया, तो कितने मुश्किल था या कितना आसान था उस समय ये करना? शाश्वत जी, बेहद मुश्किल था, बेहद मुश्किल था। अच्छा, चूंकि अगर आप पीआर कंपनी को जानते हैं, आप भी बहुत अच्छा सा एक चैनल चला रहे हैं और आप, मैं देख रहा हूं आपके काम को कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो फिल्म स्टार्स के लिए बात करना आसान होता है। अगर आप किसी पीआर कंपनी को उसके किसी जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, तो अगर आपके शहर में कोई शूटिंग हो रही हो तो वो आपके लिए फिल्म स्टार को अवेलेबल करा देते हैं आपसे बातचीत करने के लिए। सबसे मुश्किल टास्क होता है किसी पॉलिटिशियन को यह समझाना कि आपके यूट्यूब शो उनके लिए कैसे फायदेमंद है, और जितना बड़ा नाम उतना बड़ा संघर्ष। तो मैंने स्टार्ट ही यहीं से किया। मुझे ये चूंकि लखनऊ में मैं बेस्ड था और मुझे जरूरत थी कि जब तक पॉलिटिकल लीडर्स बड़े नहीं आएंगे तब तक मेरे शो की कोई महत्ता नहीं। ऐसे लगेगा मैंने अपने किसी जान पहचान के किसी आईएएस को या किसी आईपीएस को, और मैंने आगे बढ़ के उनको अनुरोध किया, उन्होंने मान लिया। लेकिन जब आपके साथ बड़े पॉलिटिशियंस आते हैं, वो आपके सवालों का सामना करते हैं, हंसते मुस्कुराते उसको अपने फेसबुक और ट्विटर पे शेयर करते हैं, तो मुझे लगता है जंग काफी हद तक जीती जा सकती थी। और आज अगर मैं देखूं तो मेरे पास 4 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के इसके पूर्व के मुख्यमंत्री अखिलेश जी, योगी जी दोनों हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, विपक्ष के नेता हैं, और तमाम जितने आप लीडर्स को जानते हैं उत्तर प्रदेश से, जितने बड़े हैं, वो सब आए। उन्होंने ना सिर्फ वो आए बल्कि उन्होंने बाकायदा शेयर किया अपने फेसबुक पे, चाहे वो मुनव्वर राना हो, चाहे वो राहत इंदौरी साहब हो, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो। मैंने अगर आध्यात्मिक जगत की बात करें तो मैंने मुरारी बापू, देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज का, शंकराचार्य जी का, मुझे लगता है कि उन्होंने कभी भी किसी यूट्यूब शो के साथ बात नहीं की होगी। ये एक बड़ी लंबी प्रक्रिया। अगर मैं शाश्वत जी आपको बताने के लिए बैठूं कि मैंने इनका इंटरव्यू कर लिया है तिब्बत के राष्ट्रपति जी का, तो ये ऐसे सुनने में जितना सरल लगता है, शाश्वत जी इतना सरल था नहीं। जब आप बात करते हैं खास के उत्तर प्रदेश के पॉलिटिशियंस के साथ, तो वो पूछते हैं यूट्यूब कौन देखता है, उससे क्या फायदा होगा। तो जब हम ही को शेयर करना है तो फिर हम तुमको क्यों दें, हम खुद से लाइव क्यों ना कर लें, कितना पैसा मिलता है। हम भी ये चीज अच्छा, खेलते हैं रुद्र जी, आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको आपकी बात छोड़ के हर सवाल किया जाता है। मुझे एक बड़े लीडर ने कहा कि मैं दे दूंगा इंटरव्यू, लेकिन पहले आपको इनका करना होगा। उन्होंने अपनी पार्टी के कुछ और लोगों को मिला, तो मैंने तो ठीक है, मैंने कह दिया, चूंकि काफी लोगों के सामने था। फिर मैं जब घर पे आया और मैंने जो 2 लीडर के उन्होंने नाम बोले थे, मैंने उनको देखा, उसमें 2 लीडर के ट्विटर पे अकाउंट नहीं था और फेसबुक पे किसी का पेज नहीं था,
और फ्रेंड में कोई 245 या 350 था। अब मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी। मैं उनके पास फिर से गया, मैंने उनको फिर से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा साहब मैं उनका नहीं कर पाऊंगा। तो क्या क्यों? तो मैंने कहा कि उनके नहीं, और मेरा इंटरनेट का ही मीडिया में, मैं अकेले दम पे नहीं कर सकता, ये म्यूचुअल है। मेरे दर्शक आपको मिलेंगे, साथ में आपके बड़े दर्शक मुझे भी मिलने चाहिए, इस बात का होता है करार, तभी मैं आपके साथ बात करूंगा। तो उन्होंने फिर वो बात को समझा और माना। तो मुझे लगता है कि इस तरह की परेशानियों से दो चार हो जाएगा युवा, तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी। तो आपने वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का भी इंटरव्यू लिया, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी इंटरव्यू लिया, दोनों में से ज्यादा मुश्किल किसे था कन्विंस करना? सासू जी, अगर आप ये पूछें ज्यादा मुश्किल किसके लिए रहा, तो अखिलेश यादव के लिए। वो 1 साल तक, चूंकि वो मुख्यमंत्री टाइम में थे, तो वो 1 साल तक हम लगातार प्रयास करते रहे, और वो बहुत मुश्किल था, कभी कभी तो बेहद फ्रस्ट्रेटिंग था। उनके अगल इसके बगल के बावजूद कि वो कई युवा एमएलसी, नेता हैं और टेक्नोलॉजी को जानते हैं, इसके बावजूद वो ज्यादा और मुश्किल। मेरे पास मेल है मैं, हाँ, जो मैं मेल करता था सीएम हाउस को, सारे मेरे पास वो रखे हुए हैं। तो मैं मेल में ये वर्ड लिखता था कि आप लैपटॉप दे रहे हैं, और आप बेहद युवा मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के आप मुख्यमंत्री चुन लिए गए, आपका टेक्नोलॉजी से इतना लगाव है, तो हम ये इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप सहायता करें। मेरे हर मेल के शब्द ये ऐसे ही होते थे। मुझे नहीं पता उन तक पहुंच पाता था कि नहीं। उनके बहुत से करीब के एमएलसी विधायक मेरे मित्र जैसे हैं, उनसे भी मैंने कहा, तब पर भी ये प्रक्रिया 1.5 से 2 साल चली, आप विश्वास मानिए। और हम लोग मिलते रहते थे, मैं अखिलेश जी से मिल के कहता था, उन्होंने हाँ 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 करते हैं करते हैं करते हैं, लेकिन ना मैंने जिद छोड़ी और ना उन्होंने मना करना छोड़ा। और एक टाइम आया कि फिर वो हो ही गया, और उसके बाद तो 2-3 बार हो चुका है, और भी ठीक है, अच्छा है। तो आपका पहला इंटरव्यू देश के एक तेज तर्रार आईपीएस नवनीत सिकेरा का था। पहला इंटरव्यू का अनुभव कैसा रहा आपका? सासू जी, वो बहुत मतलब मुश्किल इंटरव्यू था। हम लोग सोच नहीं पा रहे थे 3 कैमरामैन के साथ करें, एंगल कौन सा रखें, माइक कैसा यूज करें, सवाल क्या पहले भेज दिए जाते हैं, अच्छा फिर कहाँ पे करें, यहाँ तो आवाज गूंज रही है, अब कैसे होगा। तो वो इतना मतलब हौच पौच था। आप आप ये सोच के नहीं चलते हैं कि चीजें इस तरह की भी बिगड़ सकती हैं, या इतनी इतनी आसान हो सकती हैं। जब आप पहुंचते हैं, जैसे मैंने जितने इंटरव्यूज किए, कोई भी एक जगह पे नहीं था। कभी किसी ने कहीं बुला लिया, कभी किसी ने कहीं बुला लिया, हमारा स्टूडियो हमेशा खाली पड़ा रहा, कभी किसी के साथ कार में बैठ के कर लिया। नवनीत सिकिरा जी के साथ लेकिन बहुत मजेदार वाकया हुआ। वो आए थोड़ा सा लेट से, और लेकिन जब उन्होंने बात करना शुरू किया, और बेहद खूबसूरत बात थी, उन्होंने अपने पिताजी का एक किस्सा बताया, ये कैसे उनके फादर एक बार एफआईआर कराने गए थाने में, और एक पुलिस ऑफिसर ने उनके साथ बड़ी ज्यादती की, और बड़ी बदतमीजी से पेश आते हुए उसकी कॉपी उनके ऊपर फेंक दी। और मेरे साथ इंटरव्यू करते हुए नवनीत जी भावुक हो गए, और वो शायद वो 4 या 5 सेकंड का उन्होंने पॉज लिया, पानी पिया, और फिर बोलना स्टार्ट किया। तो मुझे लगता है वो जो प्रक्रिया, जितने इतने इतने मजबूत आईपीएस ऑफिसर को इंटरव्यू में भावुक किया, मुझे लगा वो मेरे कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं जो लोगों को उनके पुरानी लाइफ में ना केवल ले जाएं, बल्कि उनको एहसास कराएं कि एक व्यक्ति जो सामने बैठा है वो आप पे हावी होने की कोशिश नहीं कर रहा, वो आपसे सिर्फ बात करने की कोशिश कर रहा है, और वो निकालने की कोशिश कर रहा है जिससे वो अपने उन युवा दर्शकों तक पहुंचा पाए जो आपसे सीख सकें। देखिए, मेरा मोटो सासू जी हमेशा ये रहा, मैं जब भी इंटरव्यू करता हूं तो पर्यावरण के मुद्दे पर सवाल करता ही करता हूं, चाहे मैंने असदुद्दीन ओवैसी के साथ किया, चाहे अखिलेश यादव के साथ किया, चाहे योगी आदित्यनाथ जी के साथ किया। मेरा पर्यावरण पे जरूर सवाल रहता है, मेरा वो शिक्षा व्यवस्था पे क्या चेंज ला रहे हैं इस पे सवाल रहता है, और वो किसी को नाराज कर लेना मुझे लगता है बेहद आसान प्रक्रिया है। हर किसी की लाइफ में अगर आप कोई भी ऐसा सवाल पूछें, उस पर अड़े रहें, तो वो नाराज हो ही जाएगा। मुझे लगता है बेहतर है, चूंकि अगर हम लोग युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उनसे कुछ सीख के आए, तभी मैंने उनको सामने की सीट दी है, तो उनसे कुछ बेहतर निकाल पाए, कुछ उनकी अलग सोच जान पाए। जैसे मैंने योगी आदित्यनाथ जी से पूछा क्या भूत और प्रेत होते हैं, तो उस पर उनका सवाल बड़ा, उनका जवाब बहुत अच्छा था, उन्होंने कहा हाँ होते हैं, हर तरह से होते हैं। और मैंने जितने भी अध्यात्म के जितने भी लोगों से बात की, सब पे मैंने भूत प्रेत से बात की, क्योंकि मेरे पास इस तरह के सवाल बहुत आते थे कि आप इनसे पूछिए, इन्हें जरूर पता होगा। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रयोग किए सासू जी, आज मजा आता है देख के उनको। तो आपने पॉलिटिशियंस, प्रशासनिक अधिकारी, आईपीएस ऑफिसर्स, आध्यात्मिक गुरु, शायर, कवि, सबके इंटरव्यूज किए हैं। सबसे ज्यादा मजा किस तबके का इंटरव्यू करने में आता है? आप पॉलिटिशियंस के साथ बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, क्योंकि आप उनके मतलब
दो तरह की लाइफ को आप देखते हो। जब कैमरा ऑफ होता है वो बिल्कुल अलग होते हैं, जी। बिल्कुल बिंदास होते हैं और कुछ का कुछ कह रहे होते हैं, किसी को कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं, उससे अपनी दोस्ती के किस्से बता रहे होते हैं, इसको गाली दे रहे होते हैं। लेकिन जब वो आप कैमरा ऑन करते हैं तो उसके बाद वो जो जी और जनाब और जो वो करके निकल के आता था, आपको लगता है 5 मिनट पहले ये वही थे। जैसे मैं आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ बताऊं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बंदूकबाज की शूटिंग के लिए लखनऊ आए हुए थे, अच्छे दोस्त थे मेरे, अच्छे मित्र हैं। तो कुमार विश्वास साहब से बात हुई, कुमार विश्वास साहब ने कहा कि हाँ नवाज के साथ इंटरव्यू करना चाहिए तुमको। तो मैं नवाज के इंटरव्यू को करने के लिए गया, तो वो एक सिंगल सोफे पे अपने दोनों पैरों को ऊपर रख के बैठ के बीड़ी पी रहे थे। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि नवाज तो नहीं हो सकते, जाहिर सी बात है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैसे हो सकते हैं। तो मैंने उधर देख के फिर उधर देखने बैठा, फिर मैंने देखा, मैंने कहा हाँ ये तो नवाज है। मैंने कहा नवाज भाई क्या, हाँ हाँ इंटरव्यू लेना है ना। तो फिर उन्होंने बीड़ी हटाई और फिर उन्होंने बैठा, फिर ठीक बैठे। तो वो ऐसी कुछ मजेदार बातें हैं यार। मतलब एक लोगों ने कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तो उनके साथ हम लोग का इंटरव्यू प्लान था। तो हम लोग गए, कैमरा ऑन हो गया, सब कुछ खुल गया। फिर उन्होंने कहा नहीं यार तबियत नहीं ठीक है। मैंने कहा बस अब अगर थोड़ा सा 10 मिनट का बात कर लेते हैं। तो क्या नहीं बाइट अंदाज में ले लो। तो मैंने कहा बाइट वाला है ही नहीं। तो क्या रहने दो ना। तो मैंने कहा नहीं थोड़ा सा अगर कर लेते, किस बात पे कर लेंगे। तो क्या अच्छा ठीक है, थोड़े ज्यादा नहीं। तो वो थोड़ा थोड़ा करके जब मैंने इंट्रो दिया और पहला सवाल बोला, तो उस पहले सवाल को उन्होंने 10 मिनट तक जवाब दिया। तो थोड़े को उन्होंने इतना लंबा घसीट दिया। तो वो तो इंटरेस्टिंग फैक्ट से भरी हुई है साथ साथ। तो कुमार विश्वास की बात करते हैं। वो कवि भी हैं, राजनीतिक भी हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री से उनके कितने अच्छे रिश्ते हैं, उस पर लगातार तीखे कमेंट्स करते रहते हैं। तो आपके इंटरव्यू में कभी कोई ऐसा वाक्य जहां उन्होंने कभी कहा हो कि इनको मत पूछना या ये पूछ लो, ऐसा कभी हुआ है? नहीं ये कुमार के साथ बिल्कुल नहीं हुआ। कुमार साहब कवि सम्मेलन का लखनऊ में था एक, उसके लिए आए हुए थे। इनफैक्ट वो पहला उनका म्यूजिकल कॉन्सर्ट टाइप का था, जिसमें वो गाना भी गा रहे थे, उनके साथ बैंड भी था उनका, जो आजकल केवी के नाम से चलता है। जी। सो केवी म्यूजिक। सो वो उसके लिए रियाज कर रहे थे और मैं 3 बजे उनके पास पहुंचा। तो उन्होंने कहा रुद्र मैं 10 बजे लौट के आऊंगा, तब हम लोग बात करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। और मैंने कहा अगर मैं इस होटल से चला गया तो फिर ये रात में जब आएंगे तो ये थके हुए होंगे, फिर बात तो नहीं हो सकती। लेकिन बहुत एनर्जी, बहुत ऊर्जा है उनके पास। हाँ, सवाल देने वाली जो एक प्रक्रिया है, ये मेरे मेरे साथ 2 बार हुई। एक प्रशासन के एक बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि सवाल दे दो। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कहा चूंकि आप सवाल दे देंगे तो मैं फैक्ट्स के साथ तैयार होके आऊंगा। मुझे लगा कि मैं फैक्ट्स वाली कोई तो बात करूंगा ही नहीं, तो आप फैक्ट्स तैयार क्या करोगे। तो एक उन्होंने सवाल मांगा और एक लोग और थे, और वो जो दूसरे व्यक्ति थे वो अध्यात्म से जुड़े थे। उनका चलता है क्योंकि वो उतने वक्त एक बड़े विवाद से जूझ रहे थे। तो उन अच्छा मैं आपको सच बताऊं, मुझे सवाल देने में कोई दिक्कत भी नहीं। मैं आपसे कोई भी सेंसेशनल सवाल करना भी नहीं चाहूंगा। और मैं पसंद भी नहीं करता कि मेरा इंटरव्यू कोई वो 2 महीने का इंटरव्यू बन के रह जाए, कि जिसमें कोट अनकोट मैं सिर्फ नोटबंदी को पूछ पाछ के और खत्म कर दूं। मेरा ये है कि अगर मेरा शो पड़ा रहे यूट्यूब पे, तो लोग जब भी देखें तो उन्हें उन सवाल को हमेशा शाश्वत लगे, वो हमेशा जिंदा लगे, वो हमेशा यथार्थ के करीब लगे। तो यही थोड़ा सा मैंने कोशिश करके किया। जी। इंटरव्यू देने से पहले कितना होमवर्क करना पड़ता है, क्या तैयारियां होती हैं आपकी, किसी भी व्यक्तिगत इंटरव्यू करने आप जा रहे हैं तो? शाश्वत 3 लोग हैं। एक लोग हैं जो फोन पे कोऑर्डिनेट करते हैं। उनका काम है कि हमारे गेस्ट के साथ लगातार पहले तो अप्रोच करना। अप्रोच करने के बाद वो तुरंत व्हाट्सएप पे लिंक मंगाते हैं, आप अपना लिंक भेजिए, वो भेजिए। मुझे लगता नहीं कोई देखता भी होगा, लेकिन वो एक प्रक्रियाएं हैं जो अगला आदमी अपने आप को बड़ा लगाते वक्त करता है। तो वो एक एक सेक्शन है जो कोऑर्डिनेट करने का काम करता है गेस्ट के साथ। वो लगातार टच में रहता है, वो बात करता है कि हम ऐसे कोई भी सवालात नहीं करेंगे जिससे आपको मुसीबत आए, और तमाम वैसी चीजें जो कोऑर्डिनेट की जा सकती हैं। एक दूसरी टीम है जो उनके बारे में रिसर्च करती है और ये पता लगाने की कोशिश करती है कि किस तरह के सवालों का ये अमूमन सामना करते हैं। अगर कुमार सास हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने लेखन, गद्य, पद्य, इन्हीं पे ही, प्रेम, इन पे ही ज्यादा बातें की होंगी। तो क्या हम लोग उन पे बात कर सकते हैं कि अगर शिक्षा व्यवस्थाओं में अगर हम चेंजेस लाना चाहें तो इसके लिए कुमार क्या सोचते हैं। अगर राजनीति में कोई पढ़ाई की एक सीमा तय हो जाए, इंटर पास या ग्रेजुएशन पास, तो इस पे कुमार क्या सोचते हैं। तो वो एक रिसर्च टीम होती है जो सबसे पहले इस पे मैंने जो काम करने को बोला है, वो इस पे ही काम कीजिए कि वो किन सवालों से ज्यादा गुजरते हैं, हमें उन सवालों से बिल्कुल अलग जाना है।
हमें बात करना है, अगर हम असद से बात करना है, असदुद्दीन ओवैसी से बात करना है, तो हमें उनकी विदेश शिक्षा पे भी बात करनी चाहिए और उसी में फोकस रखना चाहिए। बाकी तो उन्होंने बहुत इंटरव्यूज वो एबीपी से लेकर आज तक देखते हैं, उन मुद्दों पर बात करके क्या करेंगे। और तीसरा फिर मेरा काम होता है कि जब चीजें बहुत ज्यादा उस रूप पे ना जाए जिधर मैं चाहता हूं, तो फिर मैं उनसे बात करता हूं, मैं उनसे मिलने के लिए टाइम मांगता हूं, अपने कुछ चीजें दिखाता हूँ, कुछ चीजें बताता हूँ, फिर से वही कन्विंस जहां से स्टार्ट किया था 2014 से, हर दिन वहीं पे पहुंचना पड़ता है 2017, 18, 20। हालांकि अभी थोड़ा सा चेहरा थोड़ा सा लोग पहचान लेते हैं। तो अभी तक के करियर में सबसे मुश्किल इंटरव्यू किसका रहा है? मुरारी बापू, नो डाउट मुरारी बापू जी। और वो इंटरव्यू 3 दिन तक चला, 2-2 दिन रुकना। एक तो बेहद कम बोलते हैं, हम्म। बहुत धीरे बोलते हैं, तो माइक की वो मेरे को कैमरामैन के आवाज नहीं आ रही, अब मैं कैसे कहूं नहीं आ रही, 2 बार मैं पहले टोक चुका हूं, बड़ी मुश्किल से बात मिल रही है, तो अब मुझे बहुत दिक्कत है। तो मैंने एक बार बापू कहा, मैंने कहा बापू आवाज थोड़ी सी स्लो हो रही है। तो कहे फिर मेरे तो गले में खराश है, मैं तो दिन भर कथा कहता हूँ, शाम को तो इतना होती ही नहीं, वो तो आपने जिद की। तो मैंने कहा गड़बड़ हो जाएगा, तो मैंने कहा ठीक है आप रहने दीजिए रहने दीजिए। फिर वो एक मोबाइल दो उनके करीब रखे गए और फिर हुआ, वो 3 दिन का था। और वो एक्चुअली क्या है कि वो मैं बहुत छोटा था तब से उनको कभी टीवी वगैरह देखा था, हम्म। तो उनकी आकर्षण से भी निकल नहीं पा रहा था, तो चीजें उतनी खुल के नहीं कह पाता था जैसे अमूमन लोगों से कह लेता हूँ। तो इसलिए भी चूंकि एक आवरण में मैं ढका हुआ था, इस वजह से वो इंटरव्यू मेरे लिए बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता चला गया था। और जी। सबसे मजेदार इंटरव्यू? हाँ, बहुत बहुत लोग बड़े बड़े मजा, अखिलेश यादव के साथ बहुत मजेदार रहा। अखिलेश यादव के साथ मेरे 2 इंटरव्यू हुए। एक तो हेलीकॉप्टर में हुआ, वो तो बहुत ही मजेदार था, ना उनको मेरी बात समझ में आ रही थी ना मुझे उनकी बात समझ में आ रही थी, वो बड़े मजेदार था। लेकिन जो एक था उनके घर में था, वो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था। उसमें अखिलेश जी अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने मेरा परिचय कराते हुए कहा ये रुद्र है, ये 2 साल से मेरा इंटरव्यू मांग रहा है। तो मैंने कहा अच्छा ये भी मेरी तारीफ हो सकती है क्या, ये आज मुझे पता चला। तो वो उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। खासकर मुझे लगता है इन्वायरमेंट पे इतनी खूबसूरत बात किसी भी पॉलिटिशियन ने आज तक नहीं की होगी। उन्होंने बताया कैसे डिंपल जी पौधों को लगाती हैं और कैसे वो एक पौधे को बड़े होने देते हैं, किस तरह का पौधा कहाँ से होता है, कन्नौज में इत्र का काम कैसे होता है। मुझे लगता है अगर अखिलेश यादव को आपको बेहतर समझना हो एक व्यक्ति के तौर पे, तो आप मेरा इंटरव्यू देख सकते हैं। और उस इंटरव्यू में अखिलेश जी ने राजनीति के बारे में बात ही नहीं की। असल में जब उन्होंने जाना कि वो मैंने जिस तरह इंट्रो दिया, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण के बारे में बात की, शिक्षा के बारे में बात की, और जितनी भी बातें की वो बेहद क्लियर थी। उनका विजन एकदम स्पष्ट था उस इंटरव्यू को लेके। जी तो सर जी। अभी तक कोई आपके ड्रीम पर्सनालिटी जिनका आप इंटरव्यू करना चाहते हो, कोई ऐसा ड्रीम पर्सनालिटी हो? शाश्वत बहुत लोग हैं। प्रधानमंत्री तो अलग हो ही नहीं सकते, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। अब मैं रिक्वेस्ट डाल चुका हूं उनको। हालांकि पीएमओ के काफी लोग जान पहचान में भी हैं अभी तो अब ज्यादा कॉन्फिडेंटली बात भी कर लेता हूं, हम्म। चीजें बेहतर हो रही हैं। तो हाँ, प्रधानमंत्री जी का जरूर मैं करना चाहूंगा। और मुझे लगता है कि वो किसी भी आदमी का, अगर आप इंटरव्यू शो कर रहे हैं, आप एक चैनल रन कर रहे हैं, और वो भी ऐसे चैनल को रन कर रहे हैं जहां पे आपको सरकार की तरफ से कोई भी सूचना विभाग आपको ऐड नहीं देता, आपको पल पल पे खुद की लड़ाइयां खुद ही लड़नी पड़ती हैं। आपको खुद ही बताना पड़ता है कि आप कौन है, आपके साथ कोई, लोग मुझसे कहते हैं कि वो फला फला व्यक्ति की मुख्यमंत्री के साथ फोटो है, तो मैं बताता हूँ वो इस संस्थान से जुड़ा हुआ है। जैसे शाश्वत आप जो काम कर रहे हैं, ये आपको एहसास नहीं होगा आप क्या काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी फील्ड में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनसे पूछिए तो आप हीरो हैं। अगर आप किसी एक व्यक्ति के लिए भी हीरो हैं, तो आप असल में हीरो हैं दोस्त। हमें हमें पूरे समाज का हीरो होने का मतलब ही नहीं है। हम अगर किसी भी एक व्यक्ति को प्रेरित कर सकें, प्रभावित नहीं प्रेरित कर सकें कि यार यूट्यूब एक ऐसी जगह है जहां पे काम किया जा सकता है, बेहतर काम किया जा सकता है, और अगर आपके पास सोचने समझने और पूछने की क्षमता है तो सवाल उठाए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है, और अगर प्रधानमंत्री गृह मंत्री मिल गए तो शाश्वत मजा है बिल्कुल, यार फिर। हमें पत्रकारिता में सिखाया जाता है कि जब इंटरव्यू करने बैठो तो सवाल पूछने वाला अपने अनुभव साझा नहीं करता है। पर आज मैं इस नियम को तोड़ते हुए ये कहना चाहता हूं कि वाकई मुझे आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि जो चीज हम आज फेस करते हैं, कि कोई अप्रोच नहीं, किसी को अप्रोच कर रहे हैं, कोई टाइम नहीं दे रहा है, सवाल मंगा रहा है, ये सारी चीजें आप पहले हमसे फेस कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि हम भी एक सही पाथ पर हैं। और रुद्र जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि बहुत से ऐसे युवा हैं जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, और वो यूट्यूब का एक माध्यम बना रहे हैं अपने चैनल्स खोलने के लिए।
तो उन्हें आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो जाएं, क्या अप्रोच लें कि वो एक कामयाबी पा सकें? शाश्वत, सबसे पहले तो मैं तुमको सलाह दे दूंगा यार, आप बहुत यंग हो, मुझसे छोटे हो, और आपने मेरे को एक मैसेज डाला कि इंटरव्यू करना, मैंने तुरंत हामी कर दी, बिल्कुल, मैं क्योंकि इसके लिए मैंने शुक्रगुजार झेला हूँ हुआ हूँ। आपका। कल, हाँ, और कल आप हीरो बनोगे शाश्वत, ठीक है ना? तो ये मुझसे ये वादा करना कि कभी कोई इंटरव्यू मांगे तो मना मत करना दोस्त, बिल्कुल, बहुत मेहनत मेरा पड़ती वादा है। ऑन रिकॉर्ड, ये मेरा वादा रहा है, मेरे चैनल पे हमेशा पड़ा रहेगा। और बहुत सार्थक काम कर रहे हो आप। मैं ये कह रहा था यार कि नए लड़के जितने भी काम कर रहे हैं, पहली बात तो वो लिखने से अपने आप को मुक्त रखें, मुक्त लेखन करें। मुक्त लेखन का मतलब, कोई भी डॉक्टर वो डॉक्टर बड़ा मैं नहीं मान सकता जिसकी मुझे मालूम है ओपीडी किसके लिए खुलती है। अगर मर्सिडीज वालों के लिए खुलती है उसकी ओपीडी, तो वो डॉक्टर बड़ा कैसे? कोई भी वो वकील बड़ा कैसे जिसकी जो उन्हीं केसेस को लेता है जो सो कॉल्ड बड़े लोग हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी पत्रकार या कोई भी लेखक वो बड़ा नहीं हो सकता जिसके लेख को पढ़ने से पहले आप बता दें अरे इसका तो झुकाव उधर ही होगा। किसने लिखा है? उसने, अरे मालूम है, तब तो वही लिखा होगा। बिल्कुल। वो कोई भी व्यक्ति बड़ा नाम नहीं हो सकता। अपने आप में मुक्त लेखन कीजिए, मुक्त पत्रकारिता कीजिए। आपके इंटरव्यू को देख के कभी कोई न कह पाए देखना वहीं झुकेगा, लास्ट में वहीं खत्म करेगा। आप बिल्कुल मुक्त रहें। परिवार तो, सरकार से कोई हमें नाराजगी नहीं, विपक्ष से हमें कोई नाराजगी नहीं, हमारे लिए दोनों एक जैसे हैं। मेरे लिए सामने बैठा हुआ मेरा गेस्ट या मेरे लिए जिस रिपोर्ट को मैं तैयार कर रहा हूं, मेरे लिए वो विषय मेरे लिए मुक्त आकाश है। मैं उनमें से सबसे सही चीजों को लेके आऊंगा। हो सकता है किसी को नहीं पसंद आए, हर खबर का, हर इंटरव्यू का एक पक्ष विपक्ष होता है। और साथ साथ मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूं कि मेरे वीडियोस को अनलाइक बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि मैं कोई ऐसी चीज ही नहीं करता कि उसे अनलाइक पे पाए। तो जब आप चीजों को व्यवस्थित करने की कोशिश नहीं करते, बस अपने आप को मुक्त कर देते हैं। आप अपने आप को इतना जाहिर मत करें कि आपको लोग पहले से अनुमान लगा लें कि आप किसका इंटरव्यू करेंगे और कैसा करेंगे, क्या लिखेंगे और कहां पे खत्म करेंगे। तो अगर ये हमने शुरुआती तरीके पे सीख लिया तो हमें आने वाले समय में बहुत बेहतर, क्या मतलब, हम लोग कर सकते हैं, क्या आशाएं कर सकते हैं कि बहुत बेहतर समय आ जाएगा। बुद्ध जी, इससे पहले हम इस इंटरव्यू खत्म करें, आपने किताब भी लिखी है, युवा और राजनीति। तो युवाओं का जी जी। राजनीति में आप क्या योगदान देखते हैं आने वाले समय में, ऐसे समय में जब यहाँ पे आप हमारे देश में 48 साल के लोग भी युवा नेता हैं, ऐसे में आपकी युवा की क्या परिभाषा है? जी जी, एक्चुअली जितना भी चेंज आएगा वो किसी भी क्षेत्र में आएगा, वो युवाओं के द्वारा ही आएगा। आज आप देखें, एक फेसबुक और ट्विटर को हैंडल करने के लिए भी नेताओं को लड़कों की जरूरत होती है। वो वही लड़के होते हैं जो 26-27 साल के होते हैं। जी। जो नेताजी नेताजी बन के घूम रहे हैं, वो पीआर उन्हीं लड़कों के द्वारा हो रहा ना। नेताजी तो जमीन पे जीरो है। तो एक नेताजी की एक जो क्वालिटी को मेंटेन करके रखा, वो उन्हीं युवाओं ने रखा है। अब ये है अपना हिस्सा मांगना है हमें। हिस्सा मांगने की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है। उसके लिए आपको अगर प्लेटफॉर्म मुहैया कराया गया तो आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा। उन 2012 में जब जनसत्ता में मुझे लिखने के लिए आर्टिकल आया था शाश्वत, तो मैंने उस जगह पर परफॉर्म किया था। अगर मुझे राजनाथ सिंह जी ने इंटरव्यू दिया तो मैंने उन्हें परफॉर्म करके दिया। बात यह है कि आपको अगर प्लेटफॉर्म मुहैया हो जाए तो आपको उस अवसर को अपना अंतिम अवसर मान के परफॉर्म करना पड़ेगा। युवाओं के लिए बड़ी चुनौती है। दूसरी बात 45-46 साल की हम मान सकते हैं, क्योंकि राजनीति में एज ही 25 साल से शुरू होती है, उसके पहले नहीं होती है। तो लेकिन वो युवाओं की परिभाषा में अगर आप खड़े उतरते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी जैसे आप कितने भी साल के हों तो भी युवा हैं, और अगर नहीं उतरते तो फिर कोई युवा नहीं। लेकिन अगर चेंजेस आएगा तो युवा की ही तरफ से आएगा। जी सर जी। फिर जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये इंटरव्यू कई ऐसे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत होगा जो यूट्यूब में अपना नाम कमाना चाहते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ मूवमेंट्स विद रुद्र के रुद्र प्रताप दुबे, जिन्होंने अपनी कहानी हमसे साझा की और युवाओं को बताया कि अगर आप पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं तो कामयाबी आसानी से हासिल कर सकते हैं। देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया।